हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको दिए जाने वाले प्रिविलेजेस और डिफरेंट चीज़ों के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में, यानी फ्रांस की सोसाइटी के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब आइए हम उसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं टैक्सेस से। तो फ्रांस में टैक्सेस कई तरह के लिए जाते थे। पहला था तीत। तीत जो टैक्स होते थे ये कलेक्ट किए जाते थे चर्च के द्वारा, और ये होता था किसी भी पेजेंट का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10, यानी उसे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10 देना होता था चर्च को एज टैक्स, जिसे कहा जाता था तीर्थ। इसे हम धार्मिक टैक्स के रूप में भी ले सकते हैं जो कि चर्च कलेक्ट करता था। और इसके बाद भी कई तरह के टैक्सेस पे करने पड़ते थे किसी भी व्यक्ति को, थर्ड स्टेट के व्यक्ति को। वो टैक्स पे करते थे स्टेट को, जैसे कि टेल। ये टेल जो टैक्स होते थे ये डायरेक्ट टैक्स होते थे, ये स्टेट लेता था। जैसे कि आज हम देते हैं इनकम टैक्स, उस तरह से होता था उस समय टेल। और इसके अलावा भी कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे सरकार द्वारा, जो कि एवरीडे कंजम्पशन की चीज़ों पर कलेक्ट किए जाते थे, जैसे कि सॉल्ट, टोबैको, इन चीज़ों पर कलेक्ट किए जाते थे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्रांस में होने वाली जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी उनके उनका बर्डन, यानी उनका वित्तीय बोझ था थर्ड स्टेट के लोगों पर। और जैसा कि आपने पहले पढ़ा, क्लर्जी और नोबिलिटी ये तो टैक्स देते ही नहीं थे और सरकार का खर्च पूरी तरह से टैक्स पर चलता था। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड स्टेट के लोग ही पूरी तरह से फ्रांस का फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रन करते थे। तो आइए, यहाँ पर आप एक ड्राइंग देख रहे हैं, यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हैं। यहाँ पर है एक ज़मींदार, हम कह सकते हैं, या फिर लॉर्ड। वो ज़मीन का मालिक है जो कि नोबिलिटी से बिलोंग करता है। और यहाँ पर है एक गरीब मजदूर किसान। ये मजदूरी करके काफ़ी मेहनत करके अनाज उगाता है, फिर भी ये लाकर इसे देता है। और ये बेचारा, ये बदमाश आदमी, बदमाश कह सकते हैं हम, ये केवल बैठा रहता है और फिर भी कलेक्ट करता है। इसे कोई भी मतलब नहीं है इस व्यक्ति से कि ये किस स्थिति में है, किस हाल में है, बुरा है, अच्छा है, किस हाल में है, कोई मतलब नहीं। अब आइए हम देखते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव 1.1 इस चैप्टर का, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्रांस के पॉपुलेशन से। फ्रांस का पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन था और ये 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गया। यानी कि करीब इतने वर्षों में 50 लाख पॉपुलेशन में वृद्धि हुई। तो इस वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज हुई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई फूड ग्रेन्स के डिमांड में। लेकिन उसके कंपेरेबल फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी बढ़ोतरी फूड ग्रेन्स के डिमांड में हुई। तो इस वजह से फूड ग्रेन्स की काफ़ी कमी हो गई और उसके कारण ब्रेड के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए, जो कि एक बहुत बड़े आबादी का मुख्य भोजन था। ब्रेड फ्रांस में उस समय ब्रेड एक बहुत बड़े आबादी का मुख्य भोजन था, और इसी का महंगा हो जाना तो गरीब आदमियों के लोग हाथों से, मुंह से भोजन छीन जाना के बराबर था। तो बात यह है कि मोस्ट वर्कर, यानी ज़्यादातर वर्कर्स जो थे वो वर्कशॉप या फिर किसी कारखाने में काम करते थे जहाँ पे उनकी सैलरी फिक्स होती थी, यानी उनके वेजेस फिक्स होते थे। और ये वेजेस फिक्स करते थे उस कारखाने या फिर वर्कशॉप के ओनर। उनका खुद का अधिकार नहीं था कि वे वेजेस अपना बढ़ा लें या इंक्रीज कर लें किसी भी तरह से। तो इस वजह से महंगाई तो बढ़ी, यानी प्राइसेस तो बढ़े, लेकिन उसके हिसाब से उनके वेजेस, वेतन नहीं बढ़े। सो जो पुअर यानी गरीब और अमीर थे उनके बीच में दूरी काफ़ी बन गई और गरीब और अमीर का अंतर काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई तब जब ड्राउट यानी कि सूखा या फिर ओलावृष्टि हुई और इसके वजह से हार्वेस्ट खराब हुआ और फूड ग्रेन्स की कमी हो गई। इस समय सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया। ऐसी स्थितियों में सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया। सबसिस्टेंस क्राइसिस वैसी स्थिति जब जीने की जो न्यूनतम चीज़ें हैं उन चीज़ों की भी जब कमी हो जाए तो उसे हम कहेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ऐसा फ्रिक्वेंटली होता रहता था ओल्ड रिजीम के दिनों में। तो ओल्ड रिजीम हमने पहले पढ़ा था 1789। इसके पहले के जो फ्रांस का सोसाइटी था या फिर इंस्टीट्यूशन था उसे हम डिनोट करने के लिए ओल्ड रिजीम वर्ड यूज करते हैं।
अब आइए देखते हैं कि सबसिस्टेंस क्राइसिस आता कैसे। देखिए, ओलावृष्टि हुई या फिर सूखा हुआ जिसके वजह से बैड हार्वेस्ट हुआ, और इस वजह से स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स की कमी हुई, और ग्रेन्स की कमी होने के कारण फूड प्राइसेस काफी बढ़ गए, और फूड प्राइसेस बढ़ने के कारण जो गरीब लोग थे वो अब ब्रेड नहीं खरीद सकते थे। ब्रेड नहीं खरीदने का कारण वो भोजन उनके हाथ से छीन गया, मुंह से छीन गया, निवाला छीन गया, जिसकी वजह से उनके शरीर कमजोर हो गए, या फिर फूड राइट्स बहुत ज्यादा हुए। अगर शरीर कमजोर हुए तो वो डिजीज एपिडेमिक्स यानी डिजीज के चपेट में आए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मौतें हुई। और अगर फूड राइट्स भी हुए तो उनके वजह से भी काफी ज्यादा मौत हुई। तो एक तरह से बहुत बुरी स्थिति थी, सबसिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति। अब आइए हम देखते हैं मिडिल क्लास। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एविजेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, यानी मिडिल क्लास ने परिकल्पना की प्रिविलेजेस को अंत करने की। इतिहास में पेजेंट्स और वर्कर्स जो थे वो रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट तो करते थे, जो टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी के खिलाफ जो रिवोल्ट्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट तो करते थे, लेकिन उनके पास उतने फुल फ्लेज प्रोग्राम, उनके पास सोर्सेज उतने नहीं थे, मेजर्स नहीं थे, जिसके वजह से सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में वो चेंज ला सके। सो उनका केवल जो रिवोल्ट्स होते थे वो एक बार या दो बार में सीमित होकर खत्म हो जाते थे। सो ये सब चीजें बाद में उस समाज के कंधे पर आ गई जिनके पास एजुकेशन और नए आइडियाज थे, और जो प्रोस्पेरस थे, जो इन चीजों के बारे में सोच सकते थे। 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप आया जिसे मिडिल क्लास कहा गया है। फ्रांस में एक नया सोशल ग्रुप आया जिसे मिडिल क्लास कहा गया। इनके पास काफी ज्यादा वेल्थ था, काफी भरपूर मात्रा में वेल्थ था, और ये काफी ज्यादा ओवरसीज ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग करते, जिसके वजह से इनके पास काफी पैसा था, और इस वजह से इनके पास एजुकेशन के भी सोर्सेस थे, और ये काफी एजुकेटेड थे, जिस वजह से ये इन चीजों के बारे में सोच सकते थे। और इस ग्रुप में इनके अलावा कई तरह के लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी आते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आते थे जो कि एजुकेटेड थे, तो इनके पास काफी सोर्सेस थे, एजुकेशन था, प्रोस्पेरस थे ये, तो ये इन चीजों तक पहुंच रख सकते थे। तो इनका मानना था कि एजुकेटेड, और ये जो इनका मानना था कि सोसाइटी के किसी भी ग्रुप को बर्थ के आधार पर प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, किसी भी ग्रुप को बर्थ के आधार पर प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति का सोशल पोजीशन डिपेंड होना चाहिए उसके मेरिट पर, ना कि उसके जन्म के आधार पर। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम पढ़ते हैं आगे, और आगे हम पढ़ेंगे मिडिल क्लास के बारे में, यानी कि जो फ्रांस में मिडिल क्लास जो आया उसके बारे में पढ़ते हैं। और टॉपिक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, यानी मिडिल क्लास नहीं है, फ्रांस के मिडिल क्लास ने जन्म के आधार पर जो प्रिविलेजेस थे उनकी अंत की परिकल्पना की। पास्ट में यानी इतिहास में पेजेंट्स और वर्कर्स रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट तो करते थे, लेकिन उनके पास उतने मीन्स यानी कि प्रोग्राम्स, फुल फ्लेज प्रोग्राम्स या फुल स्केल मेजर्स नहीं होते थे, जिसके चलते वो पूरे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में एक बड़ा चेंज ला सके। वो केवल रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते थे और वो रिवोल्ट खत्म हो जाता था। रिवोल्ट नॉर्मली होता था इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी के बारे में, लेकिन उनके रिवोल्ट्स में उतनी बात नहीं होती थी कि वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज ला सके। और इसके बाद these were left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने कि पेजेंट्स और वर्कर्स तो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज नहीं ला पा रहे थे, इसलिए ये उन सोसाइटी के उस हिस्से पर ये दबाव आ गया, यानी थर्ड स्टेट के उन हिस्सों की ये जिम्मेदारी हो गई जो प्रोस्पेरस थे और एजुकेशन जिनके पास था और
जो नए आइडियाज रखते थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इन चीजों को सुधारें और इन चीजों को चेंज करें। 18वीं सेंचुरी के दौरान फ्रांस में एक सोशल ग्रुप विकसित हुआ जिसे मिडिल क्लास कहा गया, जो अपना जो वेल्थ है वो कमाते थे ओवरसीज ट्रेड से, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से, जैसे कि वुलन का मैन्युफैक्चर, सिल्क टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चर, या तो इसे वो एक्सपोर्ट कर देते हैं या फिर रिचर मेंबर जो सोसाइटी के अमीर लोग थे वो इसे खरीद लेते थे। इस ग्रुप में मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर, इस तरह के लोग थे जिनके पास काफी वेल्थ था, काफी पैसा था, और ये थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे। और इसके अलावा थर्ड स्टेट में वैसे लोग भी थे जैसे लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो आप जानते हैं कि लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ये सब काफी एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं। तो ये सब जितने एजुकेटेड लोग थे, इनका मानना था कि सोसाइटी के किसी भी ग्रुप को जन्म के आधार पर प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनके सोशल पोजीशन को तय होना चाहिए उसके मेरिट के आधार पर, यानी उस व्यक्ति के मेरिट के आधार पर उसका सोशल पोजीशन तय होना चाहिए। ये जो आइडियाज थे, इन्होंने परिकल्पना की ऐसे सोसाइटी की जो फ्रीडम और इक्वल लॉज पर बने और जिनमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाएं सभी लोगों को, चाहे वो पेजेंट्स हो, चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे वो नोबल हो या फिर क्लर्जी हो, किसी भी ग्रुप का हो, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और ये जो आइडियाज दिए गए थे, ये फिलोसोफर्स द्वारा दिए गए थे, जैसे कि जॉन लॉक, जैक्स रूसो, ये सब फ्रांस के फिलोसोफर थे जिन्होंने ऐसे आइडियाज दिए थे, डेमोक्रेटिक आइडियाज, इक्वालिटी के आइडियाज। और अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक कहते हैं, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क इसको खारिज कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया। यानी कि राजा का पूरी तरह से शासन उसकी कंट्रोल में हो, वही सर्वे सर्वा है, जो चाहे वो करे, इसको खारिज कर दिया। और जो रूसो थे, उन्होंने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया और उन्होंने ऐसे गवर्नमेंट की बात की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर हो। यानी कि उन्होंने कहा कि जनता, यानी जो पब्लिक है, उनको और रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि राजा या फिर कोई नेता, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यानी कि जो चीज भी जरूरतें हैं आम जनता की, उनको वो रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा करें, और सरकारें बने तो व्यक्तियों के हेल्प के लिए बने, आम आदमी के काम के लिए बने, ना कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स के आराम के लिए। मोंटेस्क्यू, ये भी एक फिलोसोफर थे, थिंकर थे फ्रांस के। इन्होंने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसमें लिखा है कि प्रपोज किया है कि पावर जो होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो डिवाइडेड होना चाहिए, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर का डिवीजन होना चाहिए। तो ऐसा मॉडल वो पहले देख चुके थे यूएसए में, क्योंकि यूएसए आजाद हो चुका था ब्रिटेन से, खुद को इंडिपेंडेंस घोषित कर चुका था ब्रिटेन से। तो वहां पे एक गवर्नमेंट बना और इसी तरह का मॉडल वहां पे अप्लाई किया गया। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके इंडिविजुअल राइट्स के जो गारंटी है, उससे प्रभावित बहुत ज्यादा थे फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स। तो ये आइडियाज जो थे वो इन थिंकर्स को, यानी फ्रांस के थिंकर्स को काफी ज्यादा डिस्कस किए जाते थे। फ्रांस के थिंकर्स के आइडियाज सैलून्स में या फिर कॉफी हाउसेज, यानी कि जहां नॉर्मल पब्लिक एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि आज जैसे हम देख सकते हैं चाय की दुकान होते हैं, वहां पर काफी लोग एक दूसरे से बहस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वैसी जगहों पर ये आइडियाज डिस्कस किए जाते थे और आम लोगों के बीच में पहुंचाई जाती थी बुक्स के जरिए और न्यूज़पेपर के जरिए। और इन चीजों को जोर जोर से, जो लोग पढ़े लिखे थे वो इन चीजों को जोर जोर से पढ़ते थे, दूसरों को बताते थे, उन लोगों के लिए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि पढ़ना लिखना तो कुछ लोग ही जानते थे, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे।
जो न्यूज था, ऐसा न्यूज आया कि लुई 16 प्लान कर रहा है और टैक्स बढ़ाने का। यानी कि आपने पीछे देखा कि सरकार पर काफी बर्डन था, इस वजह से उसे टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो ऐसा जब न्यूज आया कि लुई 16 प्लान कर रहा है टैक्स बढ़ाने का, अपने एक्सपेंसेस जो है सरकारी एक्सपेंसेस उसको पूरा करने के लिए, तो ये इसने आम लोगों के बीच में काफी गुस्सा पैदा किया। और इस वजह से सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, यानी जो प्रिविलेज का सिस्टम था कि क्लर्जी और नोबिलिटी को काफी प्रिविलेजेस मिलेंगे, इसके खिलाफ आम लोगों के बीच में काफी प्रिविलेजेस मिले, काफी विरोध हुआ, काफी लोगों के बीच में गुस्सा आ गया। तो हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।